क्या आपको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वीक लगता है? तो ये एमसीक्यू वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड टू the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, whole of India, the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, Nagaland and Sikkim, the whole of India except the centrally governed state. The answer is the whole of India. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड टू, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। द आंसर इज होल ऑफ इंडिया। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट कब फ्री मानी जाती है? जब वो किससे प्रभावित नहीं होती। कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज याद करने पड़ेंगे। कॉर्जन सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18। कंसेंट इन चारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। देन द आंसर इज 5th, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कॉर्जन, जब एक एग्रीमेंट की जो कंसेंट है वो कॉर्जन से ऑब्टेन की गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन की गई है, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन की गई है, कंसेंट इन सब से प्रभावित है, तो जो एग्रीमेंट है वो कैसा माना जाएगा? इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा उस पार्टी की ऑप्शन से जिसकी कंसेंट इन सब चीज़ों से प्रभावित है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होगा या एनफोर्सिएबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। ये सेक्शन 19 में दे रखा है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वो भी उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसके साथ कोर्जन किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, फ्रॉड किया गया है और मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा वॉइडेबल, सेक्शन 19। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? सेक्शन बताइए। सेक्शन नंबर 10, जिसमें असेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। इफ़ दे आर मेड बाय द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो पार्टी ऐसी पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं जो कॉम्पिटेंट है, यानी कि सेक्शन 11। इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, बताइए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 14। इफ़ दे आर मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, अगर वो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ बनाए गए हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा आ जाएगा? ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 11। कौन कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? क्या कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, सेक्शन 11 बताता है कौन कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अ पर्सन हु इज़ ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजर होता है। अ पर्सन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड होता है। अ पर्सन हु इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी लॉ, जिसे लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई नहीं किया गया वो बंदा। ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों पॉइंट हमारे सेक्शन 11 में गिवन है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब अगर आपने सेक्शन 11 अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़े घुमा फिरा के दिए हुए हैं। एक पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हु इज़ अ सेन पर्सन ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, जो सेन है, साउंड माइंड है और एज ऑफ मेजोरिटी गेन कर चुका है, ये हमने अभी पढ़ा सेक्शन 11 में। हु इज़ नॉट सिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिक की कोई बात ही नहीं कही गई है। हु इज़ द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 11, हु इज़ द सेन ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज
पार्शियली रिटन एंड पार्टली अनरिटन देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टली रिटन है, आधा लिखा हुआ है, एंड पार्टली अनरिटन है, आधा ओरली बनाया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? अनएनफोर्सिएबल नहीं, एनफोर्सिएबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होता है। वॉइड होगा? नहीं, वॉइड भी नहीं होगा। द रिटर्न सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव मोर इफेक्ट देन दैट ऑफ द अनरिटर्न सब्जेक्ट मैटर। जो भी मैटर लिखा हुआ है उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा उसकी बजाय जो बिना लिखा हुआ है। हमें भी पता है कोई चीज़ रिटर्न है तो हम उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और ओरल कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रूफ वो भी होता है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है कि कैसे प्रूव करते हैं, लेकिन जो रिटर्न है कॉन्ट्रैक्ट उसको प्रूव करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, इलीगल। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हैव मोर इफेक्ट। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्वाइटिंग ऑफ टेंडर इज कॉल्ड। इन्वाइटिंग ऑफ टेंडर क्या होता है? टेंडर को ऑफर भी बोलते हैं, तो इन्वाइटिंग ऑफ टेंडर हो जाता है इन्विटेशन टू ऑफर। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ दे रखी है? हमने लास्ट MCQ सीरीज में भी पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2H में। क्या डेफिनेशन है? एन एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है। इन रिलेशन टू एन ऑक्शन सेल, व्हाट इज अ बिड? जब एक ऑक्शन सेल होती है तो बिड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर, जिसको हम प्रपोजल भी बोलते हैं, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, इन्विटेशन टू ऑफर। बिड को हम क्या बोलते हैं? ऑफर। व्हाट इज मेंट बाय प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज सच अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विच अलाउ them to bring a suit against such other whereas it prevent a third party to do so। क्या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लवर एंड बिलव्ड। तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बोलते। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिन दो पार्टीज़ ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने पे सिर्फ वही दो पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। ये थर्ड पार्टी को रोकता है। थर्ड पार्टी उन पार्टी में से किसी भी पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती, सिर्फ उन्हीं दो पार्टी को अलाउ होता है। इसको हम बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम वॉइड, एक एग्रीमेंट वॉइड कब माना जाएगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट, जब मिस्टेक को फैक्ट हुई है और उस फैक्ट की मिस्टेक हुई है जो असेंशियल था एक एग्रीमेंट के लिए। एक एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए वही फैक्ट बहुत ज़रूरी था, असेंशियल था। बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों पार्टी के मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है। रोंग ओपिनियन रिलेटिंग टू द प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, रोंग ओपिनियन है, किसी ने सब्जेक्ट मैटर के प्राइस के बारे में ही कुछ गलत समझ लिया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट, एक पार्टी की मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है। जब एक पार्टी की मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है तो एग्रीमेंट वैलिड होता है। प्राइस की अगर रोंग ओपिनियन आई है तब भी एग्रीमेंट वैलिड होगा। लेकिन जब दोनों पार्टी की मिस्टेक होती है तो एग्रीमेंट हमारा वॉइड होता है। लेकिन जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसे फैक्ट के बारे में मिस्टेक है जो बहुत ज़रूरी है, मान लो किसी हलवाई ने किसी दुकानदार से डीलिंग करी कि मुझे 10 किलो चीनी चाहिए और वो चीनी की जगह नमक भेज देता है, तो क्या उस नमक का वो कुछ यूज़ कर पाएगा? वो जो असेंशियल चीज़ है उसी के बारे में गलतफहमी हो गई, तो ऐसा एग्रीमेंट तो किसी काम का नहीं रहा, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ, दोनों एग्रीमेंट
हमारे वॉइड कहलाएंगे। तो ये थी आज की सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली बार करेंगे। तो आपके कितने आंसर सही आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं सिर्फ जुडिशरी ओरिएंटेड एमसीक्यू ही लाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।